नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। वीडियो आज की है स्वर तथा मात्राएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं और यदि आप मेरे चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं परंतु अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वर तथा मात्राएं, ये विषय तो बड़ा ही सामान्य है कि स्वर हैं, मात्राएं हैं, हम इनको तो जो है ना शुरू से पहली दूसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, परंतु फिर भी ये जो विषय है इसको आप पहली दूसरी क्लास से भले ही पढ़ते आ रहे हो परंतु कई व्यक्तियों की ऐसी स्थिति भी देखी जाती है कि उनको मात्राएं याद नहीं हैं, स्वर याद नहीं है, व्यंजन याद नहीं है, भूल चुके हैं। तो जो स्वर है, मात्राएं हैं, उनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भी आपको सहायक होगा, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो भी आपको सहायक सिद्ध होगा, और यदि आप हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए, स्वर सभी को पता है कि अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। स्वर जो है वो अ से लेकर औ तक होते हैं। स्वरों का उच्चारण इस प्रकार से है: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से। और फिर बाद में जो अंग और अह है ये है अयोगवाह। तो अयोगवाह के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी चर्चा की है, उनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, तो इसकी चर्चा अभी यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जानना है कि अयोगवाह क्या होता है तो आप जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वर्णमाला से संबंधित वीडियो है, वो आप जाकर ज़रूर चेक करें। तो देखिए, जो अ से लेकर औ तक ये 11 स्वर हैं, परंतु मात्राएं जो हैं वो अ से लेकर अह तक हैं। बारहखड़ी जब हम सीखते हैं तो बारहखड़ी में अ से लेकर अह तक पूरी मात्राएं लगाते हैं, है ना। तो अब इन मात्राओं के बारे में भी हम जान लेते हैं कि मात्राएं कौन सी हैं। तो देखिए, मात्राएं हैं अ, तो हमने तो ये सीख के रखा हुआ है कि अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है। तो आगे चलते हैं, आगे आ की मात्रा है तो हम क्या करते हैं, टी के जैसी आ की मात्रा होती है। फिर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा जो है वो एफ के जैसी होती है। छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो इसी तरह से सिखाया जाता है कि भाई टी की जैसी आ की मात्रा और एफ के जैसे ई की मात्रा। अब ई की मात्रा तो उसका उल्टा कर दो, एफ का उल्टा कर दो, एफ को उल्टे तरीके से लिख दो, ये ई की मात्रा है। अब ऊ के मात्रा जो है वो पाई के नीचे इस तरह से लगती है या व्यंजन के नीचे इस तरह से लगती है। फिर ऊ की मात्रा तो ऊ की मात्रा को इस तरह से। फिर री की मात्रा तो री जो है वो व्यंजनों में इस तरह से सी के जैसी री की मात्रा दिखाई देती है। फिर ए की मात्रा कैसे होगी, तो ए की मात्रा जो है वो बाएं तरफ इस तरह से झुकी हुई शिरोरेखा पर लगेगी। फिर ए की मात्रा तो इस तरह से दो ऐसे चिन्ह। फिर उसके बाद में ओ की मात्रा, ओ जो है वो इस तरह से। औ की मात्रा औ इस तरह से। फिर अंग और अह, तो अंग जो है वो शिरोरेखा पर इस तरह से और अह व्यंजन के पीछे इस तरह से दो बिंदु लगा दिए जाते हैं। अब बारहखड़ी कैसे बनेगी, तो बारहखड़ी
जो है हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि अ की सचमुच में कोई मात्रा नहीं होती है। तो अ की मात्रा तो नहीं होती है, परंतु अ जो है ना, हम उसको जैसे र एक विशेष वर्ण है वैसे ही अ एक विशेष स्वर है। तो अ जो है ना वो क्या करता है, सभी व्यंजनों को पूरा करने का काम करता है। यदि अ की ध्वनि नहीं हो तो हम स्वर कैसे, हम व्यंजन कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, इस तरह से। तो जो स्वर होते स्वर है वो व्यंजनों को पूरा करने का काम करते हैं, परंतु यदि बिना मात्रा वाला कोई व्यंजन है तो उसको यदि पूरा कोई करता है तो वो है अ। तो अ जो है ना वो किस तरह से हर एक व्यंजन में इस तरह से लगा होता है। ये है हलंत, जो कि व्यंजन को आधा दिखाने के लिए लिखा जाता है या पाई के नीचे लगाया जाता है। अब इसको व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। अब इसमें अ की ध्वनि हम मिला देते हैं ना, तो ये बन जाता है क, इस भांति। तो अ जो है वो सभी व्यंजनों में मिला होता है। अब बारखड़ी हम बनाते हैं, तो अब जो है ना क को आ की मात्रा लगा दी हमने, का बना। फिर उसके बाद में ई की मात्रा लगा दी इस तरह से की। फिर ई की मात्रा लगाई हमने की। उ की मात्रा लगाई तो व्यंजन के नीचे लगेगी, इसलिए कु। और ये भी व्यंजन के नीचे लगेगी, कु। री व्यंजन के नीचे लगेगी, क्री। और ए की मात्रा शिरोरेखा पर, तो इस तरह से के, कै। ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा कंग, अह। अह जो है वो व्यंजन के पीछे, तो जो ध्वनि आएगी वो किस तरह से आएगी? कह। तो इस तरह से व्यंजनों की मात्राएं जो निश्चित की गई हैं हमारी हिंदी भाषा में, मानक हिंदी में, वो इसीलिए निश्चित की गई हैं ताकि यदि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसकी वर्तनी जब हम लिखें तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हमारी वर्तनी में हम जो है ना उसी प्रकार से लिख पाएँ। तो क्यों? क्योंकि जैसे हम जो है बात करते हैं, तो हम जो है ना बात यदि करते हैं तो हम कहते हैं, जैसे समझ लीजिए हमने लिखा, हमने बोला पुस्तक, तो अब पुस्तक को जो है ना हम किस तरह से लिखेंगे? यदि मात्राएं नहीं होती थी तो हम कैसे लिखते थे? प तो हमारे पास में व्यंजन है, अब उसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं? पुस्तक, है ना। तो फिर इस तरह से लिखते थे, प। तो ये ऐसे, तो ये क्या है शब्द? ये इस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए ठीक वैसा का वैसा ही लिखने के लिए जो हमारी, जब हम बात करते हैं और उसका फिर बाद में जो वर्तनी है वैसी की वैसी एकदम शुद्ध रूप से आए, तो इसके लिए कुछ निश्चित नियम दिए गए, कुछ निश्चित मात्राएं तय की गई, और इस तरह से जो हमारे पास में जो स्वरों की मात्राएं हैं वो इस तरह से हैं। अब इसके अलावा भी कई शब्द ऐसे हैं जो कि आगत हैं। आगत यानी कि बाहर से, बाहरी भाषाओं से आ गए हैं हिंदी भाषा में। जैसे कि एक आम बात हो गई है, जब हम बोलते हैं, हम कार्यालय कोई नहीं बोलता है, ऑफिस जा रहा हूँ ऐसे बोलते हैं। तो जब ऑफिस शब्द हम बोलते हैं तो ऑफिस जो शब्द है वह तो अंग्रेज़ी भाषा का है, और औ बोल के कोई हमारे पास में मात्रा नहीं है, तो औ की कोई मात्रा नहीं है। एक तो अगर हम ऑफिस लिखेंगे ऐसे, ये आ लिखकर फिर बाद में इस तरह से हम लिखेंगे ऑफिस, तो ऑफिस हो जाएगा वो, तो वर्तनी जो है ना वो गलत होगी। बोल क्या रहे हैं हम बोल रहे हैं ऑफिस, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद में हम जो है ना क्या कर रहे हैं, अगर ऑफिस लिखते हैं तो ऑफिस, ये भी गलत है, ऑफिस। तो हम ऐसे
वर्तनी के अशुद्ध रूप को, या फिर कहें कि वर्तनी जो है ना, इस तरह से अशुद्धियों से बचाने के लिए वर्तनी को मानक हिंदी में तय किया गया कि आ और ए के ऊपर इस तरह से अगर लगा दिया जाए, आ के ऊपर अगर इस तरह से लगा दिया जाए तो उच्चारण औ होगा। जैसे कॉफ़ी, तो काफ़ी बोलते हैं ना, काफ़ी, तो ये तो काफ़ी फिर बस वाला काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी है, बस है। कॉफ़ी पीना है, कई लोग इस तरह से भी उच्चारण करते हैं, काफ़ी पीना है, तो काफ़ी नहीं होता है, कॉफ़ी होता है। जो शब्द जिस तरह से हो, अगर उच्चारण वैसे ही करें और वर्तनी उसी तरह से लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना होगा। तो ये आगत शब्दों के लिए हमारी भाषा में इनको तय किया गया, ऐसे मात्राओं का तय किया गया। जैसे डॉक्टर होता है और जैसे कैफ़े, तो इस तरह से उस पर जो है ना, इस तरह से ये निशान लगाया जाता है। और ठीक वैसे ही जब उर्दू शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, तो उर्दू और अरबी में क्या किया जाता है कि जैसे समझ लीजिए कि नज़ीर बोला गया, नज़ीर, तो हमारे पास हम कैसे लिखेंगे, आपको या किसी को अगर नहीं मालूम है तो क्या करेगा, वो जो है ना लिखेगा इस तरह से, नज़ीर। ये तो नज़ीर है, नज़ीर बोला हमने, तो अब इसको कैसे हम लिखेंगे, नज़ीर, ज कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नुक्ता लगा देंगे। तो इस नुक्ता लगाने से, यहाँ पर नुक्ता लगाने से जो वर्तनी होगी वो एकदम शुद्ध होगी, सही होगी। नज़ीर, ज़ुबान, ज़ुबान, फ़र्क, फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क। तो इस तरह से हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों के लिए तथा उर्दू और अरबी शब्दों के लिए नुक्ता और इस तरह का चिन्ह जो है उसको तय किया गया, निश्चित किया गया। तो ये है स्वर तथा मात्राएं। अब यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो ध्यान ये रखना है कि, क्योंकि वर्ण विच्छेद जो है वो अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव कैसे है कि यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और भी कई चीज़ें हैं, अगर हम उनका वर्ण विचार में उनका हम ध्यान रखेंगे तो हम जो है ना वर्ण विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे। अब यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हमने ये तो पढ़ा है कि हमने ये जाना है कि बिना स्वरों के कोई भी व्यंजन अधूरा है ना। तो यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इस तरह से नहीं करेंगे कि भाई क, हलंत, फिर ई की मात्रा लगा दी हमने, कि हमने तो ना एक जगह ये पढ़ा था कि क में अ मिला है इसलिए जो है ना क पूरा है, तो हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो जो मात्रा लगी है वही स्वर यहाँ पर फिर बाद में लिखा जाएगा इस तरह से। ये है सही वर्ण विच्छेद। तो ये है स्वर तथा उनकी मात्राएं, बारखड़ी, कुछ आगत ध्वनियाँ, कुछ आगत शब्द जिनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है, और आशा है आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होता है, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।